नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। स्वागत करती हूँ मैं शगुन मिश्रा एक बार फिर से आपका अपने शाम के 6 से 7 वाले सेशन में। ऑलराइट, होप सो आप तक आवाज प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है, राइट? और बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। ओके, सबका बहुत बहुत स्वागत है। नितेश कदम, अभिलाषा राजपूत, मोहित कुमार RDX, वेरी गुड। देवेंद्र लोढ़ी, ओके, पूनम यादव, सचिन शुक्ला, जलराम, धर्म, अनिल, सचिन, जितेंद्र, अभिलाषा, कयांत, बहुत सारे बच्चे जो कि सब लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंकित, सुशील, अनुज गोस्वामी, आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मैं शगुन मिश्रा एक बार फिर से आपके अपने एग्जाम्पल चैनल पे। शाम का टाइम हो गया है 6 से 7 और केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से वनडे एग्जाम्स के तौर पे मोस्ट फेवरेट रहते हैं, है ना। रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, या कह लो वो कंसेप्शनल पॉइंट जो कि कहीं ना कहीं 9th-10th लेवल के होते हैं और वनडे एग्जाम उससे हमारा कहीं ना कहीं हमारा आकलन करता है और हमारी नब्ज दबाता है ना। तो कहीं ना कहीं हमने आपसे कल के सेशन में और परसों के सेशन में, आज तीसरा सेशन है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने प्रॉपर तरीके से आपसे बेसिक फंडामेंटल से लेके और एटॉमिक मॉडल तक जो चीजें कवर की, उनको आज कसौटी पे कसने का टाइम है। मतलब कहने का ये कि MCQ के माध्यम से वही क्वेश्चंस किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। आपको क्या करना है, फटाफट जो भी बच्चे इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और अभी कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पाए हैं, उनको फटाफट सेशन शेयर कर दीजिए एक बार कहीं ना कहीं, ठीक है? क्योंकि मैं चाहती हूं कि क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे जिनको सही मायनों में कहीं ना कहीं लॉकडाउन टाइम पीरियड में एक अच्छे क्लास की आवश्यकता है, ठीक है? तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, देखिए जरा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो बच्चा, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। फिर से एक बार मैं टाइम दे रही हूं आपको, एक बार सेशन बच्चा शेयर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लास के संग जुड़ चुके हैं, है ना। चलो इधर मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है। मैंने आपसे पिछले क्लासेस में क्या डिस्कस किया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। चलो दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी तो मुझे टाइम लग गया। हाँ जी, चलो समय ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन फटाफट जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, जल्दी से देखो। हाँ जी, देखिए जरा, क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का अणुभार आपको बताना है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो मैडम जी, भाई ठीक है, सबका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट सेशन को आगे बढ़ाइए और पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखो जरा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड, जैसे कि H2SO4 ही क्यों ना हम ले लें, जैसे कि H2SO4 है, ये किन 3 तत्वों से मिलकर बना है? सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन से मिलकर बना है, सल्फर से मिलकर बना है, ठीक है, सल्फर से मिलकर बना है जिसका परमाणु क्रमांक 16 और द्रव्यमान संख्या 32 होती है, और ऑक्सीजन से मिलकर बना है जिसका परमाणु क्रमांक 8
और द्रव्यमान संख्या 16 होती है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये था कि अगर हमें किसी यौगिक का अणु भार निकालना है, मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए, 4 यौगिक दे दिए और पूछा बताओ कौन सबसे हल्का या कौन सबसे भारी है, तो कैसे निकालेंगे? H2SO4 में 3 एलिमेंट यूज हुए हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इनका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक मास कैसे याद होगा वो हम आगे आपको लिखवा देंगे। अभी आप इतना देखो कैसे निकालते हैं। H2 तो एक एटम का अगर 1 है तो 2 एटम का हो गया 2, है ना, 2 तो 2 जोड़ो प्लस सल्फर का 32 होता है एक परमाणु का, और बाय द वे यहां पर एक ही परमाणु है तो 32 जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा इधर देखो ऑक्सीजन का अकेले एक परमाणु का 16 है तो O4 है ना, तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु का कितना हो गया? 16 चौक 64, 16 चौक 64। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 82, है ना, ठीक है, आपका आंसर आएगा, ठीक है, 82। तो इस तरीके से आप, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ 64 और ये आपका आ गया 34, ठीक है, ये आपका आएगा, सॉरी, ये आपका आंसर जाएगा 98, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी तत्व का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, दिक्कत तो नहीं हुई, है ना। कहीं ना कहीं किस तरीके से निकालोगे एक बार फिर से देख लें। हाइड्रोजन का परमाणु भार हमने कहीं ना कहीं परमाणु भार जोड़ा, लेकिन कितनी बार जोड़ना है, क्योंकि 2 एटम है, H2 लिखा है तो हमने 2 बार जोड़ा। एक बार फिर से करके देखते हैं ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखो भाई, जिनकी आज पहली क्लास है उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमने आपसे कहीं ना कहीं पिछले सेशन में ब्रीफली डिस्कस की थी। इधर देखो हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं परमाणु भार अगर कितना आ रहा है 1, है ना, तो 2 परमाणु है तो 2 जोड़ोगे। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 32, है ना, एक ही परमाणु है सल्फर का तो यहां पर 32 लिख दीजिए। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का होता है कितना? 16, एक परमाणु का 16 होता है तो 4 परमाणु का 16 चौक 64 हो जाएगा। जब आप जोड़ोगे तो ये गिनती कितनी आ जाएगी? ये आएगा आपका 98। तो फिर यहां पर सही आंसर आपका क्या हुआ? 98। फटाफट अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विच गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट फर्स्ट। इनमें से कौन सबसे पहले द्रवावस्था को प्राप्त करेगा? इनमें से कौन सबसे पहले द्रवावस्था को प्राप्त करेगा? फटाफट जुड़ते चलिए और सेशन को बीच में शेयर करते रहिएगा। हाँ, इनमें से कौन सबसे पहले द्रवित होगा? तो द्रवित वो होगा जिसका जिसका अणुभार सबसे ज्यादा होगा। समझिएगा, मॉलिक्यूलर मास अभी मैं आपको निकालना सिखा रही थी, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब अणुभार जिसका सबसे ज्यादा आएगा वो सबसे पहले क्या होगा? द्रवित होगा। हमें किस किस के, सल्फर डाइऑक्साइड में हमें किस किस का परमाणु भार पता होना चाहिए? हमें सल्फर का जो कि 32 होता है परमाणु भार, और ऑक्सीजन का जो कि 16 होता है, ये पता होना चाहिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड 2 परमाणु है तो 32 प्लस 16 प्लस 16, बात आई समझ में? ये हो गया कितना? 16 16 64, 16 16 32 और ये टोटल आ जाएगा आपका 64। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का जब आप जोड़ोगे तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, है ना, तो 12 जोड़ा और आपने जोड़ा, ये आएगा आपका 28। इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जोड़ो तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 और डाइऑक्साइड बोल रहा है, डाइऑक्साइड बोला है तो हम 16 16 2 बार जोड़ेंगे, 16 और प्लस 16, है ना, तो 32 और 32 ये कितने आए आपके? हाँ 32, है ना, तो 4 और 2 6, 46 आया। आई बात समझ में? तो इसका कितना आया? 64। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना आएगा? 28 और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कितना आएगा? 46। और यहां देखो भाई जल्दी से, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, मास नंबर होता है 35। आई बात समझ में? तो 35 प्लस 35 ये 70 एक हो गए, प्लस 35 प्लस 35, भाई 4 बार जोड़ोगे, क्लोरीन के 4 एटम हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात हो रही है। तो एक तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई इकट्ठा कर लूं 70 को 4 35 को 4 से तो ये आ जाएगा 140। 140 प्लस कितना? कार्बन का अकेला आता है 12। मेरी बात समझ में आई? तो ये आपका पहुंच जाएगा 152, 152। बात आ रही समझ में? तो इसका आ जाएगा 152। क्वेश्चन क्या था?
क्वेश्चन पे अब आओ। अभी हम क्या निकाल रहे थे? मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख रहे थे। चीजें समझ में आ रही हैं? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो यहां पर सही आंसर होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहां पे सही आंसर होगा। मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखिए। किसी भी यौगिक का अणुभार यदि जितना अधिक होगा वो यौगिक उतनी ही जल्दी, अगर वो गैसीय यौगिक है तो वो गैस उतनी ही जल्दी द्रवित हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को अगर हम आपसे इस तरीके से पूछते कि इनमें से कौन सी गैस सबसे बाद में द्रवित होगी, तो जो गैस सबसे ज्यादा हल्की है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सबसे बाद में द्रवित होगी। एक चीज समझ में आई? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं समझ में आया कि एटॉमिक मास अगर हमें तत्वों का पता है ना, अगर हमें तत्वों का एटॉमिक मास पता है, साथ साथ कॉपी पे नोट भी कर सकते हो आप, है ना। एटॉमिक मास पता है तो दिए हुए यौगिक में जितने परमाणु दे रखे हो उस आधार पर जोड़ दो, है ना। यही तो चीजें समझ में आई। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में हमने कैसे निकाला था? सल्फर का एक ही परमाणु था तो देखो 32 लिख दिया। ऑक्सीजन के 2 थे तो एक परमाणु का 16 होता है तो 16 2 बार लिखा। बच्चा अब समझ में आया, है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए। अब आप अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन और नोट भी करते चलिएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अगर ये कर सकते हो तो फिर आप किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में हिलगोगे नहीं। ध्यान से देखो, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? यदि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन सल्फर आयन? सल्फर आयन कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। अब मेरी बात समझना, बहुत इजी लैंग्वेज में, जिनको नहीं समझ में आया चलो यहां से बात समझो। सल्फर एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे तो वो बनेगा 2 8 6 बनेगा। कल मैंने आपसे बोहर का परमाणु मॉडल जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि सभी तत्वों के यदि बाह्यतम कक्षा में, ये वाली होगी इसकी बाह्यतम कक्षा, द आउटर मोस्ट शेल, इसमें अगर ऑक्टेट पूरा है तो वो स्टेबल होगा और नहीं तो ये ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेंगे एलिमेंट्स। तो जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक परमाणु होंगे, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, जिन परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक, जैसे कि इसमें 6 हैं, तो ऐसे तत्व नीड के अकॉर्डिंग, जैसे अष्टक पूरा करना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 अगर ले लिए जाएं तो इसके ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसका फिर कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है? बच्चा एमसीक्यू तो बहाना है, हमें आपको आपके क्वेश्चन कैसे रिलेट करके पूछे जाते हैं वो बताना है। चीजें समझ में आ रही हैं? तो यहां पर ध्यान से देखिए कि सल्फर एक ऐसा तत्व है जिसके साधारण परमाणु में बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तत्व को अष्टक बनाना होता है, यही कारण है कि अपनी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसको ऐड करोगे जब आप तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 18। बात आ रही समझ में? 8 8 16 और 2 18। तो सल्फर आयन में पूछ रहा है, क्या पूछा है? सल्फर आयन में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन बताइए सल्फर आयन में कितने होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए जरा। वेरी गुड, ठीक है। विच एलिमेंट्स आयन इज इक्वल्स टू 1 प्रोटॉन? जल्दी से बताओ इनमें से किस तत्व का आयन 1 प्रोटॉन के बराबर होगा? बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, अंकित कुमार, मिस्टर इंडियन, राहुल मीना, मुकेश सोलंकी, गौरव यादव, राम लखन मीना, भूपेंद्र, वेरी गुड, दीपक गुप्ता, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। आंसर देते चलो। हाँ जी, वेरी गुड, आंसर दीजिए। हाँ जी बताओ। मैम अब आप दिल्ली पुलिस की क्लास नहीं लेती ना? बच्चा ये दिल्ली पुलिस पे भी एप्लीकेबल होंगे क्वेश्चन आपके, एनटीपीसी प्लस दिल्ली पुलिस दोनों पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे, जितिन कुमार, सानिध्य, मिस्टर इंडियन, राहुल, सुचित्रा, अजय सैनी, शुभम जायसवाल, पूर्णिमा,
वेरी गुड। श्रवण, दिव्या, दीपक, संथली, बहुत सही आंसर दे रहे हो। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर हियर, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर हियर। जरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस तत्व का आयन एक प्रोटॉन के बराबर होगा? तो जल्दी से देखो, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। चीज समझ में आई? अगर इसमें हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने? 1। प्रोटॉन कितने? वो भी 1। न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो मैंने आपको बताया था, जब ऊपर से नीचे द्रव्यमान संख्या में से इसे घटाओगे तो 1 में से 1 गया 0। न्यूट्रॉन इसमें होता है 0। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इतनी बात समझ में आई? और क्या पूछ रहा है कि जब ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के बराबर कौन होगा? जरा हाइड्रोजन की बात अगर हम करते हैं, हाइड्रोजन आयन की अगर हम बात करते हैं, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दान हो जाए फॉर अ सिचुएशन, है ना, तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसके पास ले देकर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो पहले से नहीं था, इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो बचा क्या? इसके पास एक क्या रह जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन रह जाएगा। तो याद रखना, हाइड्रोजन आयन 1 प्रोटॉन के बराबर होता है। एक हाइड्रोजन आयन 1 प्रोटॉन के बराबर होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन पहले से नहीं होते हैं, कहने का मतलब ये। और हाइड्रोजन आयन मतलब जब पॉजिटिव आयन बनेगा तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो कि इसकी बाह्यतम कक्षा में है वो भी दान कर दिया जाएगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो हाइड्रोजन आयन की तुलना एक प्रोटॉन से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा पार्टिकल्स आर, जो अल्फा कण होते हैं उनके ऊपर कैसा आवेश होता है? जल्दी से आंसर दो, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कैसा आवेश होता है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, ठीक है, गुर्जर सेठ कह रहे हैं, चंदन, अनिल पाल, ओके वेरी गुड। अंजनी कुमार, प्रोटॉन पर आवेश, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं और बहुत डिटेल में अच्छे से आंसर दे रहे हैं। ओके चलो देखो, अल्फा पार्टिकल्स आर कैसे चार्ज होते हैं? मैंने कल आपको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और यही कारण है इनकी तुलना हीलियम के न्यूक्लियस से की जाती है। याद रखिएगा, इनकी तुलना हीलियम न्यूक्लियस से की जाती है क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में। बात आ रही समझ में? और मास नंबर होता है हीलियम का 4। हीलियम के परमाणु क्रमांक का मतलब 2 का मतलब कि हीलियम के नाभिक में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन होते हैं। और क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, डबल यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे, तो याद रखिएगा इनकी तुलना हीलियम के नाभिक से की जाती है। फिलहाल यहां पे सही आंसर है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। देखिए इसका आंसर कौन देगा, जल्दी से बताओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनके पास समान इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बीच बीच में सेशन को शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड नवीन भारद्वाज, गॉड ब्लेस यू। चलो वेरी गुड, आंसर दो जल्दी से। वेरी गुड, पॉजिटिव, वेरी गुड। अगले, हाँ आंसर दो। हाँ, विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या होता है? बच्चा बीच बीच में सेशन को शेयर करते रहिए। क्लास हर उस बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए जो कि लॉकडाउन में पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है ना। तो इधर देखो, विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। तो इधर देखो ध्यान से, नियॉन एक ऐसी गैस है जिसका अगर हम बात करें कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। 2 के शेल में होते हैं और 8 होते हैं एल शेल में। यही तो पढ़ा है हमने नियॉन के बारे में। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन नियॉन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब समान इलेक्ट्रॉन रखने वाला होगा। चलो भाई देखते हैं। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये मैग्नीशियम आयन बनाएगा, भाई जब यहां पे देखो, जब ये मैग्नीशियम आयन बनाएगा
तो भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10। नियॉन के पास कितने? 10। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। सोडियम को जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 11। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 8, 1। पर अगर सोडियम आयन की बात करें, एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रखा है, इसको अब हम काउंट नहीं कर सकते। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तो सोडियम आयन का भी इसका सही आंसर होगा। तीसरा जरा ट्राई करके देख लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जरा सा देखो। हाँ भाई, ऑक्सीजन को देखिए। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2, 6 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, क्योंकि डबल नेगेटिव आयन लगा हुआ है, तो +2 हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? आ रही मेरी बात समझ में? तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 और 8, 2 और 8, 2 और 8। आंसर कहां जाना चाहिए? ऑल अबव। आंसर क्या होगा आपका? ऑल अबव। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो बस इतना समझो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तुम छोड़ो अगर नॉन साइंस के हो, आप सिर्फ इतना देखो, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? नियॉन में। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, परंतु अगर इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज लगा है तो फिर आगे के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे, वो दान कर दिए गए हैं। आई बात इतनी सी समझ में? एक चीज मैं बता दूं कि है सब ये 9th 10th लेवल का ही, सिर्फ बेसिक है, ये केमिस्ट्री का बेसिक ही पूछा जाता है 9th 10th लेवल का, है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अभी और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर इसमें नहीं समझ में आया तो उसमें ट्राई करना। ठीक है, जरा अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट? इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल सबसे भारी होगा? इनमें से कौन सबसे भारी होगा? जल्दी से आंसर दो। इनमें से कौन सबसे भारी होगा? आंसर दीजिए भाई, कौन सबसे भारी होगा? तो भाई देखो, मास मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपको बताया था। क्या क्या होता है इसका? होता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम, है ना भाई। इसका देखो प्रोटॉन का 1.6 10⁻27 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन है ना, तो 1.63, और न्यूट्रॉन का 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। चौथा ऑप्शन है नॉट श्योर। तुम नॉट श्योर के कैसे श्योर नहीं होगे भाई? इधर देखो जल्दी से आंसर। क्या 10⁻31 ये तो डिस्कशन से बाहर है, क्योंकि ये बहुत हल्का हो गया, है ना। कंपैरिजन किस में करना है हमें? कंपैरिजन हमें करना है प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। 1.63 या 1.67 कौन ज्यादा होगा? न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट हियर। सही आंसर आपका क्या होगा? न्यूट्रॉन यहां पर सबसे भारी तत्व, सबसे भारी मूलभूत कण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एटम? भाई ये मैम नहीं बताएंगी, आप लोग बताएंगे। ये कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जल्दी से बताओ कि परमाणु में नाभिक की खोज किसने की? वेरी गुड, किशन ठाकुर, प्रियांशी, दिव्या, शाक्य, अंजनी कुमार, विक्रम, कोमल, कृष्णा दत्त, आरती रावत, विपिन, वेरी गुड, शशि, ममता, राज, महेंद्र, राहुल, वेरी गुड। अब इसका आंसर दो जल्दी से। वेरी गुड, यू आर गोइंग सो गुड। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एटम? परमाणु में नाभिक के खोजकर्ता कौन थे? कल हमने आपसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है बहुत ब्रीफली। किसने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की? सही आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नाभिक के खोजकर्ता हैं। इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करिए। हाँ, क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड एनोड रेज? एनोड किरणों के खोजकर्ता कौन थे? भाई जल्दी से बताओ। कल हमने आपसे डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल डिस्कस किया था।
और उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब में जब अलग अलग गैसों में विद्युत का विसर्जन। बच्चा एक बात मैं बताऊं, मैंने अपनी तरफ से अगर पर्सनली मेरे से पूछो तो हमने वो लेवल लिया है कि इससे बाहर कोई वनडे एग्जाम आपसे पूछ नहीं सकते। हमने कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन 6 से 7 वाले सेशन में एक लेवल दिया है। अब वो मैं नहीं बोलूंगी, वो आप खुद ही, जब आपको चीजें, होता क्या है, बुरा मत मानिएगा, कि बच्चों को जब चीजें समझ में आती हैं तो भाई क्लास बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी होता है कि जब बच्चों के सर पर से चीजें निकलती हैं। क्यों? क्योंकि इजी चीजें नहीं है, स्टैंडर्ड लेवल की जो चीजें तुम्हें नहीं आती हैं वो डिस्कस जब हम करते हैं तो हो सकता है आपको शिकायत हो आप में से किसी को। खैर, कोशिश करो बच्चा समझने की। अब हम यही बोलेंगे फिर आपसे। डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल, जिसमें क्या किया गया था, जब अलग अलग गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई थी डिस्चार्ज ट्यूब में, काफी हाई वोल्टेज पे, है ना, काफी हाई वोल्टेज पे और काफी लो प्रेशर पे। ये डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल 9th 10th में पढ़ाया जाता है। तो क्या पाया जाता है कि कुछ किरणें जो कि एनोड से कैथोड की ओर मूव करती हैं बार बार, इनको नाम दे दिया गया था एनोड रेज गोल्डस्टीन के द्वारा, जबकि कुछ किरणें पाई गई जो कि कैथोड से एनोड की ओर इस प्रकार मूव करती थी, तो इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा। कैथोड किरणें प्रकृति से कैसी होती हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की है? जे थॉमसन ने की है। एनोड रेज का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर होता है। डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में किसने पहचाना? गोल्डस्टीन ने पहचाना। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करी, मेरा अगर एमसीक्यू सेशन ही प्रॉपर तरीके से कोई सुने और चीजों को नोट करे तो मैं तो पूरा थ्योरेटिकल सेशन इसी में पढ़ा देती हूं आपको। चलो खैर, इधर देखो, तो एनोड रेज, पॉजिटिव चार्ज रेज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। याद रखिएगा, किससे मिलकर बनी होती है एनोड किरणें? प्रोटॉन। भाई एटम, परमाणु में 2 ही तो मूलभूत कण हैं जो कि चार्ज रखते हैं। जो तीसरा मूलभूत कण है न्यूट्रॉन, वो तो चार्ज होता ही नहीं उस पे। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन है कि एनोड किरणों के खोजकर्ता कौन है? आंसर होगा गोल्डस्टीन। याद रखोगे? हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन। चलो इसमें समझने की कोशिश करो, जिसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। बचा मैदान छोड़ के भागना तो बड़ा आसान काम है। एक बात बताओ, अगर तुम मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में होते, प्रैक्टिकली पूछ रही हूं तुमसे मैं, हॉल में ऑफलाइन क्लास में होते और चीजें समझ में नहीं आती तो तुम हमसे पूछते, और नहीं तो हम तुम्हें दोबारा बताने का प्रयास करते। मैदान छोड़ के भागने का मतलब क्या होता है कि हमें चीजें समझनी ही नहीं। आ जाओ इधर, क्वेश्चन देखिए क्या है। विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन। अब भाई देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है समान इलेक्ट्रॉन रखने वाला। आर्गन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 बनता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोड़ो, 18 इलेक्ट्रॉन याद रखो, ठीक है। अब जरा देखो, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप बनाओगे तो बनेगा 2881। इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये पोटेशियम आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, कितना पॉजिटिव चार्ज? 1। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? आर्गन के बराबर, है ना, 288। कैल्शियम को देखो ध्यान से, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2882 और डबल पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है। 2 पॉजिटिव चार्ज लगे, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट शेल में है वो इसने कर दिए हैं दान, डोनर बन गया है। तो इसका मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन बन गया 288। आंसर होगा ए और बी बोथ।
क्या आंसर होगा बच्चा? ए और बी बोथ। बात आई समझ में? समान इलेक्ट्रॉन रखने वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब बहुत सारे बच्चे तो आप में से ये कह रहे होंगे कि मैम हमें, आपने तो निकाल लिया, हमें एटॉमिक नंबर याद नहीं है। इट्स माय प्रॉमिस टू यू कि आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी एटॉमिक नंबर में दिक्कत नहीं आएगी। अगर डेमो लेना चाहो तो आ जाओ मैदान में, चलो डिस्कस करते हैं। बच्चा किसी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे उतरते हो, अब ध्यान से देखो, कॉपी पे जहां पर लगे जरूरत तो नोट कर लेना बाद में। हमने फर्स्ट ग्रुप ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। देखना मेरी बात, किसी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की ओर उतरते हो तो एक ट्रिक याद रखोगे। कौन सी ट्रिक याद रखोगे? +2 +8 +8 +18 +18 +32 +32, मतलब 2 8 8 18 18 32 32, ये ट्रिक याद रखो और एटॉमिक नंबर निकालो। हाइड्रोजन का खाली हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, निकालो भाई। 2 और 1 3, 8 और 3 11, 11 8 19, 19 और 18 37, 37 और 18 55, 55 और 32 जोड़ लो 87। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एटॉमिक नंबर खेल खेल में निकालना सिखाऊंगी। एटॉमिक नंबर बच्चा 118 एलिमेंट का तुम कहां तक रटोगे? थोड़ा सा अगर बेसिक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं क्लियर है तो मैं तुम्हें ऐसे निकालना सिखाऊंगी। अब तुम कहो कि मैम हमें ये सीरीज ही नहीं याद होती, आपको तो याद थी, आपने लिख दी। मैं बिल्कुल तुम्हारी जगह बैठ के सोचती हूं, मेरी बात समझना। तो हम ऐसे याद कराएंगे, है लीना की रब से फरियाद, ट्रिक वाइज लर्न कर लेंगे, ठीक है? तो अभी तो आज तीसरी क्लास है ना, तो तीसरी क्लास में घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक एलिमेंट का बच्चा मेरी बात समझो, जहां शिद्दत है, जहां चाहा है वहां रहा है। रजिस्टर पे कुछ बेसिक एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके एटॉमिक नंबर मैं बीच बीच में डिस्कस करती रहती हूं, इनको नोट कर लिया करो कॉपी में। ताली दोनों हाथ से बजेगी, ये मेरा वादा है कि मेरी क्लास से बाहर आपका एनटीपीसी एग्जाम नहीं जाएगा। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए, फिलहाल यहां पे सही आंसर क्या था? पोटेशियम एंड कैल्शियम बोथ, पोटेशियम एंड कैल्शियम बोथ। जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, बताइए। एटॉमिक मॉडल नोन एज रेजिन मॉडल, जल्दी से बताओ इनमें से किस, बच्चा यहां ऑप्शन गलत है, यहां ऑप्शन मिस है। मैं इस क्वेश्चन को काउंट नहीं करूंगी, इस क्वेश्चन को काउंट नहीं करूंगी। इधर देखो, परमाणु मॉडल, किसके परमाणु मॉडल को रेजिन मॉडल के नाम से जाना जाता है? इस ऑप्शन में क्योंकि जे थॉमसन है ही नहीं, इसलिए मैं इस ऑप्शन को काउंट नहीं करूंगी। तो यहां पर फिलहाल आप नोट कर लो, ये मैंने आपको कल बताया था कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल, मतलब वाटरमेलन मॉडल है ना, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल है ना, हिंदी मीडियम आप भी, प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिन मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये बताया था क्योंकि ऑप्शन में जे थॉमसन नहीं दिए, बाय द वे, बाय मिस्टेक, है ना, सॉरी फ्रॉम माय साइड, है ना। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? जे थॉमसन। अगले क्वेश्चन की ओर अब आप बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर अब तुम बढ़ो। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सोलर सिस्टम मॉडल इनमें से किस वैज्ञानिक की देन है? जल्दी से बताओ, सौर मंडल मॉडल किस वैज्ञानिक की देन है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, दीपक कुमार, मिक्की बनवाल, लालिमा, रामपाल, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे और बहुत अच्छा जा रहे हो। ऑप्शन गलत है, अच्छा हाँ सही पकड़े हैं, किसने पकड़ा ये? वेरी गुड, हाँ नीतीश कुमार ने कहा हाँ नन ऑफ दीज। हाँ चलो, फिलहाल तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हुआ? मैंने ध्यान नहीं दे पाया बच्चा, लेकिन हाँ सही पकड़े हैं भाई, सही पकड़े हैं। हेमंत रावत ने बोला मैम नन ऑफ दीज। हाँ फिलहाल जो ऊपर 3 साइंटिस्ट थे उनमें से कोई नहीं था। नन ऑफ दीज के साथ आप जा सकते हो अगर आपके संग ऐसी सिचुएशन पड़ जाए, है ना, नन ऑफ दीज। फिलहाल जे थॉमसन
इतना तो समझ में आया, कंसेप्ट आपको इतना तो क्लियर हुआ, नन ऑफ दिस सही पकड़े हैं चलो इधर, सोलर सिस्टम मॉडल इज रिलेटेड टू, ये मैंने कल के क्लास में सही बताया, बहुत अच्छा जा रहे हो, दिल से खुशी होती है, बहुत सही बहुत सही, नाइस प्रेजेंस ऑफ माइंड। थोड़ा सा देखो, हम ध्यान नहीं दे पाए, बच्चों ने तुरंत कैच कर लिया, मैम नन ऑफ दीज, वेरी गुड। जे थॉमसन, क्योंकि ऊपर तीनों नामों में नहीं दे रखे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, चौथा नन ऑफ दीज, ऑफ कोर्स वी कैन गो विद नन ऑफ दीज। चलो, सोलर सिस्टम मॉडल इज रिलेटेड टू, तो सौर मंडल मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था आफ्टर गोल्ड, जो कि किस पर बेस्ड था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। कौन सा परमाणु मॉडल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। सौर मंडल मॉडल, जिसमें कहा गया था परमाणु एक गोलाकार कण है, जिसमें नाभिक को एक सूर्य के तरह समझ सकते हो, जैसे सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न ग्रह अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो सौर मंडल मॉडल रदरफोर्ड का था, विदाउट एनी डाउट, है ना। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करिए। क्वेश्चन पूछ रहा है एटॉमिक मॉडल बेस्ड अपॉन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अभी तो बताया मैंने आपको, जल्दी से बताओ कि कौन सा परमाणु मॉडल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, अभी तो हमने डिस्कस किया है ना, इसमें समय देना बेकार है, बिकॉज अभी हम आपको बता चुके हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे सौर मंडल मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिसे सौर मंडल मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन की देन है, ये जे थॉमसन की देन है ना, जे थॉमसन की देन है। और इसी प्रकार सोलर सिस्टम मॉडल ये रदरफोर्ड की देन है ना, रदरफोर्ड ने बताया था सौर मंडल मॉडल, ठीक है। और किस पे बेस्ड था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वेश्चन बताइए। बच्चा ये सारी चीजें कल ही परसों डिस्कस की हैं, पुरानी नहीं है, जल्दी से बताओ इनमें से किसे, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही जा रहे हैं बच्चे, हाँ, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, ये शायद अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाएगा, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, इन्हें रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, या हिंदी में जिनको हम बोल सकते हैं नाभिकीय भौतिकी का जनक, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड, सोलर सिस्टम मॉडल गिवन बाय रदरफोर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इज ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने कहीं ना केवल जिंदगी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और समय समय पर अपनी योग्यताओं से बहुत कुछ देखे गए, है ना, साइंस फील्ड में। चलो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, सीधा क्वेश्चन कॉपी में नोट करना और चीजों को समझने का प्रयास करना। डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल किससे रिलेटेड है, भाई जल्दी से बताओ कि डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल इनमें से किस वैज्ञानिक से संबंधित है, भाई आंसर दो। डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल, वेरी गुड, धीरेन्द्र, सोम, मेमू बेरोजगार, अभिलाषा राजपूत, शिव सिंह, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बहुत सही जा रहे हो, एब्सोल्युटली यू आर गोइंग एब्सोल्युटली गुड, वेरी गुड। हाँ जल्दी से आंसर दो। विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग बच्चा किसने किया था, सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था, और उसके बाद उसको रिपीट किया गया था गोल्डस्टीन के बाद। जे थॉमसन द्वारा, मैंने सीरियल वाइज आपको चीजें कल बताई हैं। सबसे पहले 1808 में जॉन डाल्टन आए, जिन्होंने परमाणु के शब्द को या परमाणु के बारे में सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी दी और बताया कि ऑल द मैटर्स अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम, द माइनस द वेरी माइन्यूट पार्टिकल। और उसके बाद साइंटिस्ट रहे जे थॉमसन, जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल किया और कैथोड रेस के बारे में बताया, और साथ में ये बताया कि कैथोड किरणें एक ऋणावेशित कण से मिलकर बनी होती हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन से रिलेटेड मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे कौन सा प्रयोग या कौन सा प्रैक्टिकल रिलेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल है। डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल में कैथोड किरणों की खोज की गई। अब चीजें समझ में आ रही हैं, तो इस तरीके से जे थॉमसन का ये प्रैक्टिकल याद रखिएगा। लेकिन
अगर तुमसे पूछ ले, हालांकि आज हमने ये आपसे कल डिस्कस नहीं कर पाया था बट अभी बता रही, ध्यान से सुनो। अगर तुमसे पूछें जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है माइनस के 1.6 सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस के 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलॉम, ये किसने ये जेजे थॉमसन ने बताया? नो, इलेक्ट्रॉन पर सटीक आवेश की गणना वैज्ञानिक आर ए मिलिकन द्वारा की गई। वैज्ञानिक आर ए मिलिकन, तुम लोग कई बार गड़बड़ कर देते हो ये वाला क्वेश्चन, मेरी बात सुनो अब तुम ध्यान से। वैज्ञानिक रहे जिनका नाम आर ए मिलिकन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसे हिंदी मीडियम आपसे तेल बूंद प्रयोग के नाम से पूछेगा। इसको नोट कर लेना साइड से अपनी कॉपी में। क्या नोट करोगे? कि परमाणु के खोजकर्ता बेशक जेजे थॉमसन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता बेशक जेजे थॉमसन है, कैथोड किरणों के खोजकर्ता जेजे थॉमसन है, परंतु इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो गणना की गई है वो आर ए मिलिकन के द्वारा की गई है। कौन से प्रयोग से संबंधित है? वेरी गुड, देखो बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फटाफट अब आप डिस्कस करिए। हाँ, क्वेश्चन है मॉडल बेस्ड अपॉन क्वांटम मैकेनिक्स, इनमें से कौन सा परमाणु मॉडल क्वांटम ऊर्जा स्तरों पर आधारित है? किस वैज्ञानिक ने बताया कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने अपने ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं? किस वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने अपने ऊर्जा स्तर, क्वांटम ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं? तो क्वांटम ऊर्जा स्तर या क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड किसका मॉडल है? नील बोहर का, जिन्होंने बताया KLMN, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32 के क्रम में विभाजित होते हैं। देखो बच्चा, एक चीज मैं बता दूं, रट्टा मार वाला यहाँ पे काम नहीं है। रट्टा मार वाला काम हमारी क्लास में होता नहीं है। चीजों को अगर आप रिलेट करके समझोगे ऑफकोर्स आपको चीजें समझ में आएंगी। और एक कटु सत्य है कि बच्चे का अगर ABCD मतलब थोड़ा सा बेस क्लियर है, पिछली क्लासेस उसने ज्वाइन कर रखी हैं, तो उसको फिर आगे की क्लासेस में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट हम आपसे डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से। आइसोटोप्स आर हैविंग, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना, कि जो समस्थानिक होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में लिख देती हूं, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ये है प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटीरियम, ऑलराइट, और ये हो गया आपका ट्राइटियम। मैं यहां पे लिख देती हूं, है ना, ट्राइटियम। समझ में आ रही बात? तो जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, इनमें क्या चीज समान होगी, क्या चीज सेम होगी? द्रव्यमान संख्या तो भाई सेम नहीं है, क्या चीज सेम आ रही है? एटॉमिक नंबर्स आर सेम। विदाउट वेस्टिंग टाइम गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखिए। ओके, चलो अच्छा बच्चा, आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन रखे थे। ठीक है, आप आज की क्लास के जितने क्वेश्चंस हैं इनको कॉपी पे उतार लीजिएगा और चीजों को कंसेप्शनली करने की कोशिश करिएगा। मैं कोशिश यही करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल से और थोड़ा सा कह सकते हो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हुए बात करूं। ठीक है, और आपको मैं यही बोलूंगी कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ कि NTPC के लिए स्पेशली आपको कहीं पर भी डाउट की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ ये क्लास शेयर करिएगा। और जो भी बच्चे कह रहे थे कि मैम आपसे ऑफलाइन पढ़े हैं, अब आपसे मैडम ऑनलाइन क्लास में मिलेंगी रोजाना घर पे। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। एंजॉय योर इवनिंग, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।